एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसका आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं बैटल ऑफ प्लासी तक कवर कर चुकी थी। अगर आपको उस वीडियो से रिलेट करना है तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो की ही प्लेलिस्ट में होगी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दैट चैप्टर इज टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान जिनका जन्म हुआ था 20 मई को इन 1750 एंड ही डाइड ऑन 4 मई 1799। ठीक है, ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, जिसको मैसूर का टाइगर कहा जाता था, क्योंकि इनमें फाइट करने की स्किल्स थी, युद्ध लड़ने की जो स्किल्स थी, बैटल्स लड़ने की, वो बहुत अच्छी थी। वॉज अ रूलर ऑफ किंगडम मैसूर। वो कब तक वो रहे किंगडम, यानी कि रूलर कब तक रहे? 1782 1782 से 1799 तक। ठीक है, एंड द स्कॉलर, सोल्जर एंड द पोइट। ठीक है, ही हैज अ मैनी क्वालिटीज. Okay, it was the eldest son of the Sultan Hyder Ali of the Mysore and his mother Fatima. Tipu used a more widespread of Hindi language to the साउथर्न इंडिया, यानी कि इन्होंने सदर्न इंडिया तक भी हिंदी लैंग्वेज को पहुंचाया था। टीपू इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन टू द न्यू कोइनेज, न्यू मोलिडी यूनिसोलर कैलेंडर सिस्टम, यानी कि मतलब जो सन से रिलेटेड जो कैलेंडर सिस्टम होता है, इसको भी इन्होंने बताया था। ही रिमेन्ड इम्प्लेसेबल एनिमी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिंगिंग देम इनटू द रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट विद द अटैक ऑफ ब्रिटिश अलाइड Taravokor in the 1789. ठीक है, in the third Mysore Anglo War, Tipu was a forced humiliating treaty, losing number of previous treaty including Malabar and Malabar. ठीक है, और नेक्स्ट इज इन द फोर्थ मैसूर एंग्लो वॉर, यानी कि प्रीवियस स्लाइड में हम थर्ड देख के आए थे, अब इसमें फोर्थ एंग्लो वॉर है। द कंबाइंड फोर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द निज़ाम हैदर डिफीटेड द टीपू, यानी कि इन द फोर्थ एंग्लो वार ही डिफीटेड द टीपू। वार विद मराठा, मराठा के साथ क्या क्या वार हुए? ये द फर्स्ट मराठा एंग्लो वार इन 1752 से 82 तक was the first Maratha war out of the three fought between the British India Company and the Maratha Empire of the India, was begun with the Treaty of Surat and end with the Treaty of the Saibai. Okay, Battle of Delhi took place on the 11th September 1803 during the Second Anglo-Maratha War. Battle fought at the Parpatganj near the Yamuna River from Humayun tomb also give the battle its local name, मतलब बैटल को लोकल नेम भी दिया गया था, जो कि हुमायूं की तरफ से लड़ा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। नाउ इट्स मतलब ये जो वार की बात हो रही है, ये क्या हो रही है? एंग्लो के बीच में पहले हम देखा था एंग्लो और टीपू सुल्तान के बीच में जो वार हो रहा था, अब एंग्लो एंड मराठा वार की बात हो रही है, यानी कि इट इज़ द थर्ड एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मीन्स जो ब्रिटिशर के साथ जो जो वॉर्स होते थे उसकी बात हो रही है। इन 1817 और 1818 में वॉज द फर्स्ट फाइनल डिसाइव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर इन द इंडिया। द वार वॉज लेफ्ट द कंपनी इन द कंट्रोल ऑफ द इंडियंस, मतलब ये जो वॉर थे उसने मतलब इंडिया को, द वॉर वॉज लेफ्ट द कंपनी इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियंस बार बार वॉर कर रहे थे तो कंपनी ने इंडिया के कंट्रोल में ही ला के रख दिया था कंपनी को। ठीक है, यानी कि इन द मतलब जब 1857 की जो क्रांति थी, वो रिवॉल्यूशन होना था, उस टाइम से पहले पहले बहुत तरह से मतलब इंडिया ने युद्ध लड़े ताकि वो अपनी वो फ्रीडम ले सके, और क्या कुछ कैसे हुआ उन मतलब रिवॉल्यूशन से पहले की ये जो कहानी है वो हम इन चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। तो बी अटेंटिव टू दीज चैप्टर्स सो यू कैन learn easily and relate the revolution time. Okay, the claim of paramountcy. Now next is the claim of paramountcy. paramountcy क्या थी? अंडर लॉर्ड हास्टिंग, मतलब ये जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड हास्टिंग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजे थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उस टाइम पे गवर्नर थे, जो मतलब जब वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गए थे तो उनके गवर्नर बनने शुरू हो गए थे। तो वो जो लॉर्ड हास्टिंग है, so it's a Lord, Lord, Lord Hastings. A new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was a paramount or a supreme. ठीक है, hence its power was greater than other states.
ओके, दे से कि उनकी जो पावर है वो जब सबसे बड़ी है बजाय दूसरी पावर से. इन द लेट 1830 कंपनी वाज वरीड अबाउट रशिया. इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड टुवर्ड एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. यानी कि उनको मतलब डर लग रहा था कि रशिया भी एंटर कर रहा है इंडिया की तरफ. ठीक है. After that, doctrine of Leipzig. What is the doctrine of Leipzig? Was an annexation policy purportedly derived by the Lord Dalhousie. मतलब अब ये नेक्स्ट गवर्नर है जिसको लॉर्ड डलहौजी बोला गया है. उनकी क्या थी पॉलिसी थी जो क्या थी कि the was an annexation policy purportedly derived by the Lord Dalhousie. उसने क्या कहा था कि लेटर supplanted the long establishment right of Indian sovereign without an heir to choose a successor. Okay. In addition, British ruler decide whether potential ruler were the competent enough. यानी कि इस सब में अपनी क्वीन थी जो मतलब झांसी की रानी थी, उन्होंने भी मतलब बहुत सारे ये स्ट्रगल किया था. कंपनी एडिड 4 मिलियन पाउंड्स मतलब जो आगे पढ़ेंगे हम स्टर्लिंग टू द एनुअल रेवेन्यू बाय द यूज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन. द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्कस वाल्सले. वाल्सले ये भी गवर्नर जनरल थे of the Britisher sides. An Indian ruler entering in subsidiary alliance which Britisher had to accept British force within his territory and also agreed to pay their maintenance. तो एग्री कर लिया था कि वो अपने मेंटेनेंस को पे करें. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द कंपनी आर्मी. यानी कि कंपनी ने अपनी आर्मीज बनाना शुरू कर दिया था ताकि मतलब जो वर्ल्ड वॉर्स होते थे उसमें भी इनका काम आ सके. बट मेनली तो इन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए आर्मी बनाई थी. तो क्या था इन आर्मी में? द मुगल आर्मी कंपोज ऑफ कैवलरी. कैवलरी क्या था? दी कैवलरी इज द डोमिनेंट ऑफ द आर्मी. इन्फेंट्री दे वर द पेडस्टल सोल्जर. यानी कि कैवलरी क्या होते थे? जो मतलब घोड़ों वगैरह पे होते थे आर्मी में, उसको कैवलरी बोला जाता है. इन्फेंट्री दे वर द पैडल सोल्जर गिवन ट्रेनिंग ऑफ आर्चरी. मतलब जो पैदल यात्री होते थे सेना में उसे इन्फेंट्री बोला जाता था जो पैदल यात्रा करते थे. ठीक है. In 18th century, Mughal successor state like Awadh, Banaras started recruiting जमींदार in armies, training them as a soldier. यानी कि वो रिक्रूट लगाने लग गए कि थे किसको? जमींदार को इन आर्मीज में, और ट्रेनिंग them as a soldier. उनको सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाती थी. In 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to the European style. तो जो सोल्जर थे उनको यूरोपियन स्टाइल्स में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था. कंपनी टुक फुल कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरी सोशली एंड पॉलिटिकली रिमेनिंग अंडर कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो कंपनी ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया था इंडियन टेरिटरी पे, यानी कि इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था. आए वो ट्रेडिंग के लिए थे लेकिन अब उन्होंने सोशली एंड पॉलिटिकली रिमेनिंग अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पूरे इंडिया टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ला के खड़ा कर दिया था. ठीक है. इस तरह से हमारा ये चैप्टर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की क्वेरी या सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए. अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.